आज लोकसभा का अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ। आज 13 सीटों का उत्तर प्रदेश में चुनाव था। इस संबंध में आज से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अंतिम चरण बसपा के नाम। साथियों, आज जो चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके जो रुझान प्राप्त हुए हैं उसकी समीक्षा करना भी आवश्यक है कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कितनी सच्चाई है। असली सच्चाई तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने सबसे ज़्यादा अगर वार्ता की है तो बसपा वोटरों को गुमराह करने का प्रयास किया है और समाजवादी पार्टी का ये काम 2022 में भी रहा है। 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया। बीएसपी को डाउन करने के साथ समाजवादी पार्टी खुद इतनी डाउन हो गई कि उसके 13 सहयोगी ओबीसी के, मुस्लिम समाज के साथी साथ छोड़ गए। उसका खमियाजा समाजवादी पार्टी को आज भी भोगना पड़ रहा है, आगे भी भोगना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन फाड़ा था, एससी एसटी ओबीसी के महापुरुषों के नाम बने जिलों के नाम बदले थे और वो बीएसपी को बी टीम। जो संविधान का विरोध करते थे आज संविधान लेकर घूम रहे, नाटक कर रहे हैं और जनता उनके नाटक को, अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के नाटक को समझ चुकी है। और चुनाव संपन्न होते ही ना अखिलेश यादव के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति होगी, फोटो होगी, ना राहुल गांधी की। तो साथियों, आज समीक्षा करते हैं क्या ये जनता को गुमराह कर पाए हैं या खुद गुमराह हुए, क्योंकि इनको फूलपुर में, इलाहाबाद में लोगों ने मीटिंग नहीं करने दी, इनको भाषण नहीं देने दिया गया, इनको बगैर भाषण दिए, बगैर मीटिंग किए वापस होना पड़ा है। इतना इनका जबरदस्त विरोध हुआ था। तो अब ये 13 सीटों की मैं समीक्षा करना चाहता हूं, आप देखें। पहले बात करते हैं कुशीनगर। कुशीनगर से बीजेपी ने विजय दुबे को उतारा है, इंडिया गठबंधन ने अजय सिंह को उतारा है, बीएसपी ने शुभ नारायण चौहान को उतारा है। यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी में थे और उससे पहले भी बीएसपी पार्टी में कदावर नेता थे। जब से बीएसपी छोड़ा है ये कहीं पर टिक नहीं पाए हैं और आज इनकी स्थिति निर्दलीय हो गई। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब यहाँ पर जो बात करना है, शुभ नारायण चौहान बीएसपी का कैंडिडेट है और यहाँ पे जातीय समीकरण क्या है? दलितों का वोट 5 लाख, मुस्लिम वोट 3 लाख, चौहान का वोट 1.5 लाख। 5, 3, 8, 1, 9, 9.5 लाख में अकेले शुभ नारायण चौहान हैं, बाकी में दोनों हैं। आगे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं कि शुभ नारायण सबसे भारी हैं। सिर्फ 4 तारीख को अनाउंस का इंतजार करिए, शुभ नारायण चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरह अब बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज से बीजेपी ने उतारा है पंकज चौधरी को, इंडिया गठबंधन ने उतारा है वीरेंद्र चौधरी को, बीएसपी ने उतारा है मोहम्मद से आलम को और यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो है दलित 3 लाख, मुस्लिम 2 लाख, ब्राह्मण 3.5 लाख, ठाकुर 1 लाख, कुर्मी 2.5 लाख। इस तरह यहाँ पर तीनों प्रत्याशियों की लगभग संघर्ष है, लेकिन मुस्लिम वोट अगर मोहम्मद से आलम के साथ जुड़ता है
जोड़ लेते हैं तो सबसे भारी होंगे। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष नजर आ रहा है। कौन जीतेगा इसे गारंटी से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संघर्ष तीनों में है, कोई भी बाजी मार सकता है। बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन फिल्मी कलाकार को उतारा है और इंडिया गठबंधन ने काजल निषाद फिल्मी कलाकार को उतारा है। जनता कहती है ये फिल्मी कलाकारों को अपनी शूटिंग से मौका नहीं मिलेगा, हमारी समस्याएं क्या सुनेंगे, इसलिए जनता ने इन दोनों कलाकारों से दूरी बना ली है। कहते हैं एक दिन चुनाव से एक दिन पूर्व काजल निषाद तो फूट फूट कर रो रही थी। कैसे नैया पार होगी ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पर जो बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा है वो जावत सिमनानी है और ये लोकल है और जनता को 24 घंटे सुलभ है। जनता से इनका लगाव है और यहाँ पर दलित वोट 5 लाख है, मुस्लिम वोट 3.5 लाख है। इस तरह ये इनका सामंजस्य, ये जो वोटों का आंकड़े हैं वो जावेद के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। जावेद अपना वोट अपने साथ मुस्लिम वोट ले लिया तो दलित वोट मिल करके ये जीत हासिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं बांसगांव। यहाँ पर बीएसपी ने राम समुच जो कटराइस कैंडिडेट हैं उनको उतारा है, जबकि बीजेपी ने कमलेश पासवान को और इंडिया गठबंधन ने सदल प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। सदल प्रसाद इसके पहले भाजपा से चुनाव लड़े थे और पिछले चुनाव में 2019 में बसपा को यहाँ पे 41% वोट मिले थे, सेकंड नंबर पे थी। सदल प्रसाद किस बहकावे में, किस लोभ में, किस लालच में इंडिया गठबंधन में चले गए, जिसके कारण उनका वोटर उनसे बिखर गया। अब वो वोट राम समुच के साथ जुड़ गया है। यहाँ पे दलित वोट 5 लाख है, निषाद वोट 2 लाख है, मुस्लिम वोट 2 लाख। तो यहाँ पे दलित मुस्लिम राम समुच के साथ जुड़ रहा है। राम समुच यहाँ से सीट निकाल रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यदि सदल प्रसाद अपना पाला ना पलटे होते तो सदल प्रसाद रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर सकते थे। अब बात करते हैं घोसी की। घोसी लोकसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से बीजेपी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने राजीव राय को चुनाव मैदान में उतारा है। और वहीं पर बीएसपी ने अपने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है। अरविंद राजभर की कोई इमेज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम कहते हैं, जहां मौका देते हैं वहीं चले जाते हैं। कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, फिर कभी सपा, फिर भाजपा, यानी पलटा मार वो हैं। अब यहाँ बालकृष्ण चौहान की इमेज बहुत अच्छी बताई जाती है और इनका प्रचार करने के लिए यादव भी इनका प्रचार कर रहा है, मुस्लिम भी प्रचार कर रहा है, ठाकुर भी प्रचार कर रहा है। इस तरह बालकृष्ण चौहान सबसे भारी हैं और इनकी जीत तो सब लोग कहते हैं कि पक्की मानी जा रही है। कोई जीते न जीते, लेकिन बालकृष्ण जरूर चुनाव जीतेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। अब बात करते हैं देवरिया। देवरिया में शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अखिलेश प्रताप सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। और यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने ट्रंप चाल चल दी, यहाँ से यादव कैंडिडेट उतारा है, संदेश यादव को। और यहाँ पर जो समीकरण है, दलित यहाँ पर 4 लाख, यादव 2.5 लाख, मुस्लिम 3 लाख। तो ये वोट दूसरा यादव कहते हैं पहले भाई फिर सपाई,
तो संदेश यादव के पक्ष में यादव भी वोट जाएगा, मुस्लिम भी वोट जाएगा और दलित भी वोट जाएगा। तो संदेश यादव देवरिया का कैंडिडेट इन दोनों का अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा और इंडिया गठबंधन वाले से भारी है और इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब बलिया से बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर को चुनाव मैदान में उतारा है। ये कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में भाग आजमाते रहते हैं, इसलिए इनकी खास इमेज नहीं है। और इंडिया गठबंधन से सनातन पांडे चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर भी बसपा ने यादव ट्रंप खेला है और यहाँ से लल्लन सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यहाँ पे दलित 4 लाख, ब्राह्मण 3 लाख, मुस्लिम 2.5 लाख, क्षत्रिय 2 लाख, मुस्लिम 3 लाख और एसटी 1 लाख। इस तरह यादव 2.5 लाख है। तो दलित, मुस्लिम और यादव मिलकर अकेले आधे से ऊपर में अकेले लल्लन सिंह यादव नजर आते हैं, इसलिए यहाँ पर लल्लन सिंह भारी माने जा रहे हैं और यहाँ पर लल्लन सिंह की लड़ाई नीरज शेखर से होगी। और ये परिणाम तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन लल्लन सिंह यादव भारी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि यादवों ने उनका साथ दे दिया तो वो चुनाव जीत सकते हैं। गाजीपुर ये महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने अफजाल अंसारी को उतारा है। तो बीजेपी ने पारसनाथ राय को उतारा है और इंडिया गठबंधन ने अफजाल अंसारी को, जो बीएसपी के उम्मीदवार थे, बीएसपी से सांसद थे और इस बार वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बसपा ने यहाँ पर डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। अफजाल अंसारी पासा पलटे हैं और जनता इनका पासा पलटने जा रही है। ये तब इनके भाई की बांदा जेल में मृत्यु हुई है मुख्तार अंसारी की, उसकी हमदर्दी है। हमदर्दी का वोट कितना मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, बसपा पार्टी को धोखा दिया है, इसलिए जो बसपा का 5 लाख वोट इनके साथ था वो इनसे अलग हो चुका है। मुस्लिम वोट मात्र 3 लाख है, यादव वोट मात्र 2 लाख है, भूमिहार 2 लाख है, ठाकुर 1 लाख है और राजभर 1.5 लाख है। इस तरह ये सीट बड़े कांटे के संघर्ष है और उमेश कुमार सिंह की इमेज किसी से कम नहीं है। ये उमेश की और अफजाल का टक्कर यहाँ पर होगा। कौन जीतेगा ये तो अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन उमेश भारी नज़र आते हैं। अफजाल अंसारी ने बसपा को धोखा दिया है और धोखे वालों को साथ बसपा का उम्मीदवार वोट नहीं जाता है और अगर बसपा का वोट इनको नहीं मिलता है तो ये सीट नहीं निकाल पाते हैं। अब बात करते हैं चंदौली की। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने बीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं पर बीएसपी ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर यादव वोट 3 लाख है, दलित वोट 3 लाख है, मुस्लिम वोट 2 लाख है, मौर्य वोट 1.5 लाख है। और इस तरह मौर्य के साथ 1.5 लाख, 2 लाख मुस्लिम, 3
8 लाख वोट मौर्य के साथ है। सत्येंद्र मौर्य ये सबसे भारी हैं और चुनाव इन्हीं के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वाराणसी की। इस बार वाराणसी में बड़ा संघर्ष है, टक्कर है बीजेपी से नरेंद्र मोहन और इंडिया गठबंधन से अजय राय, जबकि बीएसपी से अतहर जमाल लारी चुनाव मैदान में है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए थे तब इन्होंने कहा गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, आप लोग मुझे चुनाव जिताएं। लोगों ने चुनाव जिताया, बहुत वादे किए, पूरे नहीं किए। 2019 में फिर आए कि मुझे समय दिया जाए, जो वादे पूरे नहीं हुए हैं वो वादे पूरे करने के लिए 5 साल का समय मांगा। बनारस की भोली भाली जनता ने इनको समय दिया, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। अब इनके पास क्या रास्ता है? जनता अब इनको माफ करेगी कि नहीं करेगी? गंगा मैया ने बुलाया है, अब नहीं बुलाया है, कहते हैं वो संन्यास को चले गए। मतलब उन्होंने पहले से ही अपनी रास्ता पकड़ ली है। उनको अपना भविष्य कहते हैं दिखाई दे रहा है। और अजय राय के ऊपर ये कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी आरएसएस में, इन पर आरएसएस का ठप्पा लगा हुआ है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि दोपहर बाद ये बीजेपी को वोट डलवा देते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य प्रतिद्वंदी बचते हैं अजहर जमाल लारी, और यहाँ पर दलित तथा मुस्लिम वोट बहुत संख्या में है। अगर अतहर जमाल लारी के साथ मुस्लिम समाज जुड़ जाता है, दलित वोट को साथ जोड़ लेते हैं, तो ये इतिहास रचने का काम कर सकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये इतिहास रचने जा रहे हैं और इसीलिए मोदी जी संन्यास की प्रैक्टिस करने चले गए हैं। लेकिन क्या होगा ये तो 4 तारीख को, 4 जून को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर से बीजेपी ने अपने घटक दल, अपना दल के अनुप्रिया पटेल को चुनाव मैदान में है, और इंडिया गठबंधन से रमेश चंद्र बिंद चुनाव मैदान में है, और अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी से दौलत राम पटेल को चुनाव मैदान में उतार करके अनुप्रिया पटेल के रास्ते में कांटे नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसे पार करना अनुप्रिया पटेल के लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ से बीएसपी ने मनीष त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है, और जाति समीकरण पर जब बात करें तो दलित 5 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख, कुर्मी 3 लाख और मुस्लिम 1 लाख। तो दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम एक साथ होते हैं तो ये चुनाव आसानी से जीत करके जा रहे हैं। कुर्मी वोट 2 जगह 2 बहनों ने अपने अपने, अनुप्रिया पटेल स्वयं चुनाव में है और इनकी बहन पल्लवी पटेल ने दौलत राम पटेल को मैदान में उतार करके, मतलब एक तरह से अनुप्रिया पटेल को चुनाव मैदान से बाहर ही कर दिया। तो ये मिर्ज़ापुर की सीट भी मनीष त्रिपाठी बीएसपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राबर्ट्सगंज। राबर्ट्सगंज से बीजेपी के उम्मीदवार रिंकी कौल हैं और इंडिया गठबंधन से छोटेलाल खरवार हैं, जबकि यहाँ से राबर्ट्सगंज से बीएसपी के धनेश्वर गौतम हैं। ये सीट तीनों में संघर्ष में है, किसकी
होगी जीत किसकी होगी हार, ये निश्चित कह पाना यहाँ पर, क्योंकि तीनों का संघर्षमय स्थिति है। अब बात करते हैं सलेमपुर। सलेमपुर से बीजेपी ने रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने रमाशंकर राजभर को चुनाव मैदान में उतारा है और बीएसपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को चुनाव मैदान में उतारा है। भीम राजभर की शोहरत आम अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे कुर्मी 3 लाख, राजभर 2 लाख, दलित 3 लाख, मुस्लिम 2 लाख, छत्री 1 लाख और कुशवाहा 3 लाख। इसलिए यहाँ पर ये भीम राजभर जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी नहीं कभी छोड़ी है और मिशनरी आदमी हैं, इसलिए भीम राजभर औरों पर भारी नज़र आ रहे हैं। ये भी सीट भीम राजभर जीत सकते हैं। तो साथियों, ये रही आज की 13 सीटों की समीक्षा और इस समीक्षा में बीएसपी सबसे भारी है। पिछले चुनाव में 2019 में बीएसपी ने 2 सीटें यहाँ से निकाली थी और इस बार 7 और 8 सीटों का सहयोग बन रहा है, जीत पा सकते हैं। जैसा समीकरण बताते हैं 7 से 8 सीटें बसपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। सही बात, सही आंकलन तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो साथियों, आज की समीक्षा के विषय में आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब